नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए ये चैनल बनाया गया है और आप सभी के सहयोग से 500 प्लस सब्सक्राइबर हमने कर लिए हैं और आप सभी को मैथमेटिक्स का जो हमारा नॉलेज है वो आप तक पहुँच रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसी उद्देश्य से जो हमारा चैनल बना है और आपने इस उद्देश्य को सफल भी किया है। उसी कड़ी में हमारा जो आज का वीडियो है, पिछले 2 वीडियो हमने रीट का जो लेवल पर फर्स्ट का पेपर था उसके जो क्वेश्चन थे उनको डिटेल में हमने समझा था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो हम आज के वीडियो में समझेंगे। थर्ड पार्ट ये इसका है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चंस में या समझाते समय तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिख के बता सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं डिटेल वीडियो बता रहा हूँ, मतलब एक एक क्वेश्चन का आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसीलिए हर वीडियो में लिमिटेड क्वेश्चन ही हो पाते हैं क्योंकि पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से कॉन्सेप्ट लगा के आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पिछले जो हमने सॉल्यूशन किया था उसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेके शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है आपको एक दे रखा है, यदि 315p यानी आपको एक संख्या दे रखी है 315p, सॉरी 31p5, ये आपको एक संख्या दे रखी है। यहाँ पर संख्या में एक अंक को छुपा लिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, p लिख दिया। 3 का गुणज है, ये आपको लिख दिया क्या, 3 का गुणज है। गुणज का मतलब है कि ये 3 से अच्छी तरह से डिवाइड है। p दहाई का अंक है और p का अधिकतम मान है। यहाँ पर p जो है वो क्या है, एक अंक है दहाई का, क्योंकि यहाँ पर ये इकाई ये दहाई। अब आपको इस p की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बताना है कि इस p का मान क्या होगा, अधिकतम मान। नीचे आपको कुछ मान दिए हुए हैं 9, 6, 3 और 5, ये आपको कुछ मान दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से इस p का अधिकतम मान क्या होगा, इस p का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो, ये 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज। और 3 के गुणज होने की क्या कंडीशन है, कोई भी संख्या यदि 3 से विभाजित होती है या 3 का गुणज है तो इनके समस्त अंकों का योग क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 27 है, ठीक है, तो 27 क्या 3 से विभाजित है। कैसे चेक करोगे आप, 7 इन दोनों को जोड़ लो तो 2 + 7 कितना होगा, 9। तो यदि 9 में 3 का भाग जाता है तो इन 27 में भी 3 का भाग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखो 31p5, इन सब को आप जोड़ो तो क्या होगा, 3 + 1 + p + 5, इनको जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9 + p, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर p की जगह कौन सी वैल्यू रखें कि इनका जो मान आए वो इससे 3 से विभाजित हो। तो यहाँ पर देखो, अगर आप p की जगह 3 रखते हो, यहाँ पर सपोज मैंने 3 रखा तो 9 और 3 12, यानी कि 12 भी 3 से विभाजित है, यानी 3 भी सही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ 6, तो 9 और 6 15, तो 15 भी विभाजित होता है, यानी ये भी सही है। अगर मैं यहाँ पे 9 रखूँ, ठीक है, तो 9 + 9 कितना हो गया, 18, तो 18 भी विभाजित है, यानी ये भी सही है। और 5 रखने पर ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी हैं जो जिनको p की जगह रखने पर ये 3 से विभाजित होगा। लेकिन सवाल में आपको पूछा गया है कि अधिकतम संख्या कौन सी है, तो अधिकतम संख्या कौन सी आएगी, 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आपको दे रखा है वैल्यूज़ दे रखी है, आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है। यहीं पर मैं बता देता हूँ, आपको वैल्यू दे रखी है 25 + 12 × 33 - 25 / 5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजीली आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी किसी इक्वेशन के अंदर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस इस तरह की संख्या है तो आपको कौन से तरीके से इसको हल करना होता है, आपको बोर्ड मास से हल करना होता है। ये बोर्ड मास मैंने आपको हमारे एक पहले वीडियो में बताया था, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है, ओपन, यानी सबसे पहले यहाँ पर ओपन भी होता है और ऑफ भी होता है। ऑफ का मतलब का यानी गुणा, यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है। इस इक्वेशन के अंदर कोई भी अगर ब्रैकेट दिए जाए तो सबसे पहले आपको वो ओपन करना है। क्या यहाँ पे कोई ब्रैकेट है, नहीं है, तो ये दोनों स्टेप यहाँ पे नहीं होंगे। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सम, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान रखना कि डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों आप एक साथ कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की जो प्रकृति होती है वो एक जैसी होती है।
और ये जो ए और एस है, ऐड और सम, इन दोनों का आप एक साथ कर सकते हो क्योंकि इनकी प्रकृति भी एक जैसी होती है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिवाइड और मल्टीप्लाई को देखो, ठीक है। बोर्ड मास फार्मूला का विस्तृत वीडियो मैंने पहले बना रखा है, आप हमारे पिछले वीडियोस को चेक कीजिए रेगुलर, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तो इस मल्टीप्लाई को करेंगे और एक इस डिवाइड को करेंगे। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 की 13 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 6 9, ये 396 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 396। उससे पहले प्लस 25 है, फिर माइनस, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 25 डिवाइड बाई 5, तो 25 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये आपके पास बिल्कुल इजीली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आप क्या करो, प्लस माइनस बचा है तो पहले प्लस कर दो या माइनस कर दो। 25 प्लस 396, इसमें से आप क्या करो 25 जोड़ दो, फिर 5 घटा दो। आप यूँ भी कर सकते हो, इस 25 में से 5 घटाए कितने बचे 20 और इनको जोड़ दो तो 6 0 6 9 तो 11 का 21 1 3 और 1 4, 416 आपके पास क्या आ गया आंसर। सिंपल प्लस माइनस, तो 416 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। आपको 4 संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या ऑप्शन में जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 1680, 25 20, 840 और 5040। ये आपको 4 संख्याएं दे रखी है। आपको कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है। इनमें से छोटी संख्या छांटनी है जो 1 से 10 तक की जितनी भी संख्या हो उन सब से क्या हो विभाज्य हो, यानी कि सबका भाग जाता हो, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे छांटोगे। देखो सबसे पहले तो आप इसमें से छोटी संख्याएं छांट लो। बिना भाग के सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो इससे हम शुरुआत करते हैं 840 से। क्या इसके अंदर 1 का भाग जाता है, बिल्कुल जाएगा। 2 का भाग जाता है। अब 2 का भाग कैसे चेक करोगे, लास्ट में अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, लास्ट में 0 है सम संख्या 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा, कैसे चेक करोगे, 3 का भाग चेक करने के लिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 4 12 और 0 12, 12 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाएगा, जी हाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, 4 का जाएगा। 5 का भाग जाएगा। 5 का कैसे चेक करते हैं, 5 का चेक करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा, तो ये 5 का भाग भी इसमें जाएगा। 6 का भाग, आप इसमें ध्यान से देखो तो 14 6 84, यानी 6 को इसमें दोगे तो 6 कम 6 6 चौक 24, आराम से 6 का भाग भी जाएगा। 7 का 12 7 84 होता है तो 7 का भाग भी इसमें जाएगा। 8 का 8 एकम 8, भाग टोटे 0, 8 5 40, 8 का भाग भी जाएगा। 9 का, क्या 9 का भाग इसमें जाएगा, 9 में 9 में 81, 3 नहीं, 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा। एक बार इसमें 9 का भाग लगा के देखता हूँ, 840 में 9 का भाग तो कितना होगा, 9 में 9 में 81, बच गया कितना 3, उतारा 0, 9 तिया 27, बच गया कितना 3, यानी कि 3 शेषफल बच रहा है। 3 शेषफल बच रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर 9 का भाग नहीं जाएगा पूरा, ठीक है, पॉइंटों में जाएगा, उसको पूरा विभाजित होना नहीं बोलते, तो इसके अंदर यहाँ पे नहीं जाएगा। 10 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 1 से 10 तक में सबका भाग जा रहा है, लेकिन किसका नहीं जा रहा, 1 से 10 तक में सबका भाग जा रहा है, लेकिन किसका नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा। इसका मतलब ये आपका सही आंसर नहीं होगा। तो फिर अब आओ, इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे बड़ी संख्या है ये। अब आप इन संख्या को ध्यान से देखो, ये 8 है, 8 दूनी 16, 40 दूनी 80, मतलब ये इस संख्या का पूरा क्या है, दुगना है। ये इस संख्या का पूरा क्या है, दुगना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब इसमें सबका भाग जा रहा है तो इसके अंदर भी सबका भाग जाएगा। 1 से लेकर 10 तक में से सिर्फ 9 को छोड़ के सबका भाग गया था इसमें, तो इसके अंदर भी क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में से सिर्फ 9 को छोड़ के सबका भाग इसके अंदर जाएगा। आप चाहो तो लगा के देख लो, लेकिन 9 का भी जाना चाहिए। तो 9 का जब जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 840 में 3 शेष बचे थे, जब आप यहाँ पे 840 का दुगुना कर दोगे तो 3 और 3 6 शेष बच जाएंगे। यानी जब आप 1680 में 9 का भाग लगाओगे तो क्या होगा, 9 एकम 9, कितना बच गया 7, 9 8 72, कितना बच गया 6। अब यहाँ पर क्या होगा, 0 और उतरेगा 60, फिर 9 6 54,
कितना बच गया 6। तो यहाँ पर 6 शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 शेषफल आ जाएगा। आप यूँ देखो यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा था, जब इसका डबल किया तो 3 दूनी 6 शेषफल बच गया, और 6 शेषफल में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करो, अब आप इस संख्या को देखो 25 20, तो इस 25 20 को ध्यान से देखो, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना था, ये इसका क्या है 3 गुना। 8 तिया 24 और 40 तिया 120, जो 24 और 1 25 हो गया, यानी कि 840 का अगर मैं 3 गुणा करूं तो 0, 3 चौक 12 का दुआ असला 1, 8 तिया 24 और 1 25, तो ये आ गया 2520। मतलब 2520 इसका कितना है 3 गुना। तो ये 1 से 10 तक में से 9 को छोड़ के सबसे विभाजित थी, तो ये भी सबसे विभाजित होगी, सिर्फ 9 से नहीं थी। यहाँ 3 शेषफल बच रहा था 3। ठीक है, तो जब यहाँ पर शेषफल ये 3 गुना हो गया तो शेषफल भी 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 शेषफल बचते ही ये 9 से विभाजित आराम से हो जाएगा। तो ये आपका होगा आंसर। ठीक है, अब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ये भी 1 से 10 तक सबसे विभाजित होगी, लेकिन हमें पूछा है छोटी से छोटी, तो ये बड़ी है, ये इससे छोटी है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 20। आई बात समझ में? इस तरह से आप चाहो तो भाग लगा के देख सकते हो। तो इस प्रकार ऑप्शंस के जरिए भी आप जो क्वेश्चन में दिया उससे आपका सही उत्तर निकाल सकते हो। थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी होंगे क्योंकि आपको करके देखने पड़ेंगे इसलिए। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल बिल्कुल ईजी है। अगला सवाल है संख्या, ये आपको एक संख्या दे रखी है, संख्या है 60321045, ये आपको संख्या दे रखी है 60321045। इसमें 3 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। 3 4 और 5 इनके स्थानीय मान का गुणनफल है, प्लस वैल्यू का आपको मल्टीपल निकालना है। तो देखिए आप पहले ढूंढो 3 4 और 5 कहाँ है, 3 येरी 4 येरी 5 येरी। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान होता है उस वैल्यू का, उस संख्या का उस पद पर जहाँ पर है उससे मल्टीप्लाई। जैसे ये 5 है तो 5 कहाँ पर है इकाई पर, तो 5 का इकाई से मल्टीप्लाई यानी कि 5 एकम 5। 4 कहाँ पर है दहाई पर, तो 4 का दहाई यानी 10 से मल्टीप्लाई 4। और 3 कहाँ पे है यहाँ पर, तो 3 का किससे मल्टीप्लाई, अब ये कहाँ है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये कहाँ पे लाख पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 लाख, या इसको हम 3 लाख बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसको सिंपल कर सकते हो, जो संख्या है उसके बाद जितनी भी संख्या है उतनी जीरो लगानी है। यानी 5 यही है तो 5 कम 5 आ गया, 4 यहाँ है तो 4 के आगे एक संख्या है तो एक जीरो लगा दो 40। इसी तरह से 3 यहाँ है तो 3 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, तो ये आ गया 3 के आगे 5 जीरो मतलब 3 लाख। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गए इनके स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू यूनिट। अब इन प्लेस वैल्यू का आपको गुणनफल निकालना है, तो आप इन तीनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई करो गुणा, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 तो ये हो गए, 1 जीरो ये लो और 5 जीरो ये 1 2 3 4 5। अब ये जो आपका आंसर है वो है, तो ये आपका आंसर है डी के अंदर। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई ही पूछा है, बस मल्टीप्लाई की वैल्यू डायरेक्ट ना दे करके आपको इस संख्या में से स्थानीय मान निकालना दे दिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड में साफ कर देता हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, ताकि 2 बार जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल इजीली वो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है मैथमेटिक्स, इसलिए आपको इन पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। अब यहाँ पर कह रहा है 2 अंकों की, यानी आपको 2 अंकों की एक तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। तो यहाँ पे सबसे देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होती है? 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 99 तक। ये 2 होती है, क्योंकि 10 से पहले 1 अंक की संख्या होती है और 99 के बाद 3 अंकों की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो 99 है, लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें उस संख्या के अलावा और 1 के अलावा किसी का भाग ना जाए। तो क्या 99 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है? नहीं। तो क्या होगा? 99 से पहले देखो 98, क्या 98 है? नहीं, 98 में भी 2 का भाग चला जाता है। 98 से पहले देखो 97, क्या 97 अभाज्य संख्या है? जी हाँ, 97 अभाज्य संख्या है, इसमें 97 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो ये होगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की।
अब आपको निकालनी है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तो 10 है लेकिन अभाज्य नहीं है। 10 में 5 का भाग जाता है 11, देखो 11 अभाज्य है, हाँ 11 अभाज्य है, तो ये होगी सबसे छोटी। अब आपको निकालना है इनका अंतर, तो अंतर हमेशा कैसे निकलता है, सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा दो, तो 97 में से 11 गए, कितने बचेंगे आपके पास, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 86। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 12 दर्जन पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है, 720 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 12 दर्जन पेन, दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तुएं, तो 12 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 12 × 12 पेन हो जाएंगे। तो 12 × 12 पेन का मूल्य आपको दे रखा है 720 रुपये। तो यहाँ पर आपको निकालना है 25 पेनों का मूल्य, तो यहाँ पर लगेगा एक एक नियम। सबसे पहले आप एक पेन का मूल्य निकालोगे, किसका, एक पेन का मूल्य। तो जब ज़्यादा का देखिए एक पेन का निकालते हैं तो क्या होता है, भाग, यहाँ पर पड़ा है 720, बट्टे में आ जाएगा 12 × 12। एक बार मैं इसको काटूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट ही काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे फिर काटेंगे। आप चाहो तो काट के सोल्व कर सकते हो, 12 × 12, 12 × 72, 0। ठीक है, दोबारा काटो, 12 × 12, 12 × 5 = 60, कितना आ गया, 5 रुपये। यानी एक पेन का मूल्य आपके पास आ गया 5 रुपये। अगर एक पेन का पूछा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 5 रुपये ही हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है 25 पेनों का मूल्य, तो 25 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य 5 है, 25 पेनों का मूल्य हो जाएगा 25 × 5, और 25 पंजे आपको पता है कितना होता है, 125 रुपये। तो 125 रुपये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल आसान से सवाल है, फर्स्ट लेवल में आसान ही आते हैं। बस आपको क्या है कि जो टॉपिक हैं आपके ये क्लियर होने चाहिए, और टॉपिक क्लियर हो गया, आप इसमें इन पर प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल इजीली आप फर्स्ट लेवल के सारे सवाल कर सकते हो। जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्वेश्चंस भी थोड़े टफ होते जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी वो आपको काम देगी। और मैथमेटिक्स क्या है, पहले लॉजिक पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, वही मैथमेटिक्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। ये सवाल आ गया औसत पर, किस पर, औसत पर। बिल्कुल इजी सवाल है। औसत के लगभग सारे सवाल जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं इसी प्रकार से होते हैं। 5 छात्रों का औसत भार है 40, यानी कि 5 छात्र है और उनका औसत भार दे रखा है क्या, औसत भार आपको दे रखा है 40 किलोग्राम। ठीक है, उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है वो छोड़ के चला जाता है, तो शेष छात्रों का औसत भार क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमेशा औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र आपने पढ़ा होगा, एवरेज का सूत्र। एवरेज का सूत्र होता है छात्रों का कुल योग, जैसे अगर भार का है औसत तो भार का कुल योग बट्टे में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है औसत, एक होती है संख्या और एक होता है कुल योग। अब आपको क्या क्या दे रखी है, 2 चीज़ें आपको दे रखी है, एक तो संख्या दे रखी है कितनी है 5, एक आपको कुल योग दे रखा है, नहीं कुल योग नहीं दे रखा, आपको औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है 40। तो आपको यहाँ पे पहले कुल योग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल आयु का योग, यहाँ पे भार है ना, तो यहाँ पर मैं कुल भार का योग निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ यहाँ पे मैं, कुल भार का योग। तो यहाँ पर योग का सूत्र क्या होगा, औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं का योग बट्टे जितनी संख्या है वो। यहाँ पर योग का निकालना तो संख्या यहाँ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो औसत से जब मल्टीप्लाई होगी तब वो क्या आ जाएगा आपके पास, उसकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुल भार क्या होगा, योग का सूत्र होता है संख्या मल्टीप्लाई में जो औसत वैल्यू है वो। औसत वैल्यू में अगर आप संख्या की गुणा कर देते हो तो आपके पास कुल भार आ जाएगा। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 5 और औसत वैल्यू आपको दे रखी है 40 किलो, तो 40 की 5 से गुणा कर दो, आपके पास कितना आ गया 200 किलो। ठीक है, तो 200 किलो क्या है, 200 किलो 5 छात्रों का औसत भार है। ठीक है, सेकंड इसी में इसकी में फिर वो कंडीशन कह रहा है यदि उसमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है वो छोड़कर चला जाता है, यानी एक छात्र चला गया और इसका भार कितना है 50 किलोग्राम। तो देखो एक छात्र जाने के बाद छात्र कितने बचे, 4। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, 5 छात्र थे, एक चला गया, कितने बचे 4। अब यहाँ पर 200 किलोग्राम भार है, उसमें से 50 किलोग्राम भार वाला तो चला गया, तो पीछे जो योग बचा 4 छात्रों का वो कितना बचेगा 150 किलो।
ठीक है। 200 किलोग्राम पाँचों का योग था, उसमें से 50 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया जो सबसे मोटा था, पीछे बचे 150, तो 150 का योग आ गया। अब है आपके पास 4 छात्र, आपको निकालना है औसत। तो औसत क्या होगा, योग बटे छात्र, निकाल दो। जब इसको आप काटोगे 2 से तो ये आ जाएगा 75 बटे 2, और जब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा 37.5। तो आपके सामने 37.5 किलोग्राम जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए मैथमेटिक्स की जो क्लास है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ या कोई टॉपिक बताता हूँ, वो क्लास लंबी तो होती है, तो लगभग आधे घंटे पौन घंटे की क्लास तो होगी। तो आप यूँ मत सोचना कि क्लास लंबी हो रही है। ढंग से टॉपिक अगर अपन कवर करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं तो टाइम तो लगता है, तो टाइम लगने दीजिए। ये टाइम आपका ख़राब नहीं हो रहा है, ये टाइम आपका इन्वेस्ट हो रहा है मैथमेटिक्स को सीखने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। इसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु 10% लाभ से, यानी आपको लाभ दे रखा है कितना 10%, विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है, यानी जो बेचने का मूल्य है विक्रय मूल्य वो आपको दे रखा है कितना 330 रुपये। ठीक है, तो आपको इसका क्रय मूल्य निकालना है। आपको क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले क्रय मूल्य होता है उसको बेचते हैं, लाभ या हानि होती है, जितने बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाभ दे रखा है 10%। ठीक है, अब क्रय मूल्य यहाँ पर आप x भी मान सकते हो और 100 भी मान सकते हो, दोनों तरीके हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो क्या माने, ज़्यादा सिंपल रहता है 100 का। अगर आपको इक्वेशन आती है तो आप मान लो x का, मैं एक बार 100 मान रहा हूँ। मानक क्रय मूल्य कितना है 100, क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 10%। अब 100 का 10% क्या होता है 10 रुपये होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। इस हिसाब से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी किसी चीज़ को आपने खरीदा है 100 रुपये में, 10 रुपये आपने लाभ कमाया, तो आप इसको कितने में बेचोगे 110 रुपये में। यानी अगर आपने 110 रुपये में बेचा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 110 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना है 100। अब आप लगाओ एक एक नियम, यदि विक्रय मूल्य 110 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया रुपये। अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 बट्टे 110। याद है आपको, इसको एक एक नियम बोलते हैं। जितने का भी दे रखा है पहले एक का निकाल लो। अब आपको विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है प्रश्न में 330, तो अगर विक्रय मूल्य 330 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 बट्टे में 110 इंटू 330। आप सीधा लगा सकते हो, 1 0 से 1 0 कट गई, 11 3 33, 3 गुना 100 इंटू 3 300 रुपये, यानी 300 रुपये आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, सॉरी क्रय मूल्य आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें तो घुमाया हुआ भी नहीं है, बिल्कुल इजी बिल्कुल प्रश्न है। बड़े जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, जैसे लेवल 2 है रीट का, उसमें थोड़े से प्रश्न घुमा के आते हैं, या पटवारी है उसके अंदर थोड़े से घुमा के आते हैं, ग्राम सेवक में थोड़े घुमा के आते हैं। यहाँ पर कम लेवल है एग्ज़ाम का, तो प्रश्न क्या होंगे सीधे सीधे ही आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यानी कोई शिविर लगा हुआ है, 12 छात्र 7 घंटे में सफाई कर देते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को करने का क्या तरीका है, यहाँ पे तो मैं लेता हूँ छात्र और यहाँ पे मैं लेता हूँ सफाई। ठीक है, 12 छात्र हैं 7 घंटे में सफाई करते हैं, 12 छात्र 7 घंटे में सफाई करते हैं। यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो, यानी आपको अगर 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर कितने बच्चे आपको चाहिए, यानी कोई काम है, वो 12 छात्र हैं, वो सफाई करते हैं किसी अभियान के दौरान 7 घंटे में। ठीक है, किसी भी मैदान के किसी भी जगह की, उसी जगह की सफाई को 6 घंटे करने में, वही जगह है उसी की सफाई क्या करनी है 6 घंटे में करनी है, तो आपको कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। तो हम मान लेते हैं x छात्र, क्या मान लेते हैं x छात्र। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको पहले ये देखना है कि ये जो संबंध है ये सीधा है या उल्टा है। मतलब समय ज़्यादा लग रहा था, अब समय लगाना है कम। जब समय आपको कम लगाना है, क्या लगाना है कम,
तो यहाँ पर संख्या क्या होगी, बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज़्यादा। यानी जब किसी भी चीज़ में आपको समय कम लगाना हो, जल्दी करना हो, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये संबंध है उल्टा, इसको हम उल्टा संबंध या विपरीत संबंध बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब विपरीत संबंध होता है तो समानुपात में भी हम क्या लेते हैं, उल्टा लेते हैं। मतलब 12:x, यहाँ पर हमने 12 पहले लिया, x बाद में लिया, तो समानुपात में हम क्या करेंगे, 7:x नहीं लेंगे, उल्टा लेंगे 6:7। मतलब यहाँ पर हमने लिया है 12:x, तो अगर सीधा संबंध होता तो ये हमने ऐसे लिया तो इसको भी हम ऐसे लेते, लेकिन यहाँ पर संबंध उल्टा है, समय कम होने से संख्या बढ़ेगी, तो 12:x लिया, तो यहाँ पर हम उल्टा लेंगे 6:7, ये आ गया। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लो। अनुपात को हल करने का क्या तरीका होता है, बाह्य पदों की गुणा बराबर मध्य पदों की गुणा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा है मध्य पदों की गुणा। तो यहाँ पर बाह्य पद कौन कौन से हैं, 12 और 7, मध्य पद x और 6। तो x और 6 की गुणा हो जाएगा 6 × x, 12 7 क्या हो जाएंगे, 12 × 7। अब x की वैल्यू आ जाएगी 12 × 7/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 7 14, यानी कि 14 छात्र आपको लगाने पड़ेंगे अगर आपको 6 घंटे में सफाई करानी। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 14 छात्र। तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, 14 इसका आंसर ए में है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन ही बचे हैं तो फटाफट से कर लेते हैं उसको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। जब आप क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज करते हो जब तो एक तरीके के करते हो, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हर तरीके की जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार, यानी आपको एक दीवार दे रखी है। क्या दे रखी है, दीवार की लंबाई दे रखी है आपको 20 मीटर, ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई आपको दे रखी है 5 मीटर और 50 सेंटीमीटर मोटी, यानी जो मोटाई आपको दे रखी है, यानी इसको हम गहराई भी बोल सकते हैं और ऊंचाई को हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं। गहराई जो दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, या हम इसको 0.5 मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लंबाई, ऊंचाई और मोटाई दे रखी है, क्योंकि ये दीवार है। अगर इसको हम एक आयताकार माने तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो या लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसमें लिख रखा है कि इसमें 2 दरवाजे 2 मीटर × 1.5 मीटर नाप के निकालने हैं। यानी आपको जो दरवाजे दे रखे हैं दीवार में, उन दरवाज़ों की नाप कितनी है, 2 मीटर × 1.5 मीटर, 2 मीटर × 1.5 मीटर। और ऐसे कितने दरवाजे हैं, ये 2 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 2 दरवाजे। अब देखो यहाँ पे दरवाजे में आपको मोटाई नहीं दे रखी, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी दीवार में दरवाजे होंगे उसकी मोटाई दीवार की मोटाई के बराबर होगी। मतलब जहाँ दीवार में दरवाजे होंगे वहाँ दीवार नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर मोटाई नहीं दी गई, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, जो दीवार की नाप, जो दरवाजे की नाप है वही रखनी है। ठीक है, मोटाई उनकी भी सेम ही होगी दीवार की, दरवाज़ों की। और 2 दरवाजे हैं। इसको बनाने में आपको जो ईंटों की नाप दे रखी है, इसको जो दीवार बनेगी 2 दरवाजे निकालने के बाद जो ईंटों की नाप दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर × 16 सेंटीमीटर और × 10 सेंटीमीटर। इस तरह से नाप आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में दे रखी है। तो ये वही है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, या लंबाई, चौड़ाई और गहराई, कुछ भी मान लो। ये आपको 3 डायमेंशन दे रखे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करोगे, दीवार ये रही, इसमें से पहले दरवाजे हटाओगे, क्योंकि जहाँ दरवाजे होंगे वहाँ पे ईंटें नहीं लगेंगी। तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे, इनको हटाओगे। ठीक है, इनको कैसे हटाओगे, देखो यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 2 मीटर × 1.5 मीटर कितना हुआ, 3 मीटर स्क्वायर, और 3 मीटर स्क्वायर × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर। दरवाजों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 मीटर और 5 मीटर, तो 20 पंजे कितना हो गया, 100, ये हो गया आपका 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर दीवार में से आप 6 मीटर स्क्वायर दीवार घटा दो तो पीछे कितनी बची, यानी कि 100 में से 6 गए 94 मीटर स्क्वायर आपकी क्या लगेंगी,
दीवार का क्षेत्रफल बच गया, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो मोटाई है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर, मैं इसको 50 सेंटीमीटर ही कर देता हूँ ये। तो ये आपके पास आ गई पूरी जो दीवार बनेगी वो। और एक ईंट की कितनी है ये। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, आपको यहाँ पे ईंटों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, ईंटों की संख्या। तो क्षेत्रफल के क्वेश्चन में या आयतन के क्वेश्चन में जब भी आपको संख्या निकालनी हो, जब भी आपको क्या निकालनी हो, संख्या, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने अपने वीडियो में भी बताई है, बट्टे के ऊपर हमेशा बड़ी वस्तु का आएगा क्षेत्रफल या आयतन जो भी है, और बट्टे के नीचे हमेशा क्या आएगा, छोटी वस्तु का। अब यहाँ पे बड़ी वस्तु क्या है, ईंट है या दीवार है, दीवार बड़ी है, सीधी सी बात है। तो बट्टे के ऊपर बड़ी वस्तु का आएगा, मतलब बट्टे के ऊपर तो आएगा बड़ी दीवार का आयतन। तो यहाँ पर देखो 94 मीटर स्क्वायर और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस 94 मीटर स्क्वायर को भी मैं क्या करूँगा, किस में बदल दूंगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि ईंट भी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 94, और मीटर स्क्वायर में क्या होते हैं 100 × 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर होता है तो 100 होते, मीटर स्क्वायर है मतलब 2 मीटर है, तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू में 50, ठीक है। ये अपने सारे किस में हो गए, सेंटीमीटर में हो गए। और बट्टे में छोटी वस्तु का, छोटी वस्तु क्या है अपनी ईंट, ईंट के पहले से ही सेंटीमीटर में, तो 25 × 16 × 10, 25 × 16 × 10। क्षेत्रफल और आयतन वाले सवाल में हमेशा ये बात ध्यान रखना, कभी भी जो आए उनमें मात्रक में ध्यान रखना। जैसे मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में है, तो दोनों को एक कर लेना, चाहे सेंटीमीटर में या मीटर में। बढ़िया ये रहता है कि आप सबको छोटे में बदल लो। अब इसको आप यहाँ पे काट के सॉल्व कर दो। तो देखो जब आप इसको काटोगे तो कैसे काटोगे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से काटा 100, 25, ठीक है। 1 0 से 1 0, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बच गया 94 इंटू, यहाँ कुछ नहीं बचा 25 × 5, इनके आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके सामने उत्तर आ जाएगा 11750, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से दीवार की संख्या, सॉरी ईंटों की संख्या, दीवार की संख्या नहीं, दीवार में 3 ईंटें लगेंगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ये लंबा था क्योंकि इसमें दीवार और ईंट हमेशा दे रखी है। तो जब भी ईंट लगानी हो तो आप सबसे पहले दीवार में से दरवाजे निकाल के उसके बाद आपको क्या लगानी है, ईंट लगानी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपको चित्र दे रखा है, चित्र में आपको ये दे रखा है, देखिए ये आपको लिखा हुआ है O P Q R और S। आपको ये लाइन और ये लाइन समांतर दे रखी है, मतलब अगर इसको आप आगे बढ़ाओगे यूँ, और ये जो लाइन है यूँ, ये आपको क्या दे रखी है, समांतर दे रखी है। ये एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, एक ये एंगल है, एक ये एंगल आपको दे रखा है 140 डिग्री, ठीक है। आपको क्या करना है, PQR बराबर होगा, यानी एंगल PQR, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो समांतर रेखाओं के नियम लगेंगे। समांतर रेखा में क्या होती है, जब कोई समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब बराबर होते हैं। हमारे पिछले मैथ्स के लेसन में मैंने आपको सारा बता रखा है। आप सभी अच्छी मैथमेटिक्स की पढ़ाई करने के लिए पिछले सारे वीडियोज़ हमारे देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उन वीडियो से। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस Q बिंदु पर एक काल्पनिक आभासी रेखा खींचता हूँ। इस तरह से मैंने रेखा खींची, और ये इस प्रकार खींची कि ये रेखा इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। ये दोनों तो आपको समांतर दे रखी है, तो मैंने एक ऐसी रेखा खींच ली जो इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है, ठीक है। ये रेखा खींच ली। अब बताओ ये कोण कितने का होगा। आप ध्यान से देखो, जब कोई समांतर रेखा, एक ये और ये समांतर रेखा है, और ये क्या बन गई हमारी तिर्यक रेखा, तो उस दौरान ये 100 डिग्री है, तो ये आपको बस निकालना है। तो ये दोनों कोण क्या बनेंगे, ये दोनों कोण करेंगे अंतः कोण, और अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से ये और ये भी समांतर है, तो ये भी क्या बन गया अंतः कोण। तो ये अगर 140 है तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 80 है, ये 40 है, और ये बीच में आपको ज्ञात करना है। ये तीनों कोण देखो एक ही रेखा पर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, तीनों कोण एक ही रेखा पर बन रहे हैं, यानी लीनियर जो कोण है वो, यानी रेखिक कोण युग्म है। तो इन तीनों का योग भी कितना होगा 180। अब 180 में से 80 ये हो गया, 40 ये हो गया, कितना 120, तो 180 में से कितना बाकी रहा 60। तो ये आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में सॉल्व कुछ भी नहीं करना, बस आपको ध्यान लगा के सीधे सीधे उत्तर बताना है। तो वैसे तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा समांतर रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। एक अन्य समांतर रेखा आपने खींची, ये 100 डिग्री, तो ये अंतः कोण युग्म से 80 डिग्री,
ये 140, तो ये भी अंत्यकोण से 40, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। 80 और 40 120, तो ये कितना का हो गया 60, क्योंकि इन तीनों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अगले जो क्वेश्चन है वो हमारे जो हैं वो मेंटलिटी के हैं, तो उसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए आपको निम्न में से 9 को कौन प्रदर्शित करेगा। तो देखो मिलान चिन्ह क्या होता है, मिलान चिन्ह पुराने समय में जब संख्याएं नहीं होती थी तो हम मिलान चिन्ह का उपयोग ही करते थे। सांख्यिकी में मिलान चिन्ह का उपयोग होता है। तो मिलान चिन्ह का नियम ये है कि आपको 1 2 3 4 तक खींचना है, 5वां डंडा हमेशा इनको ऐसे काटता हुआ या बांधता हुआ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 6 7 8 9, अगर 10 खींचेंगे तो ये 10, 11 12 13 14, ये 15, इस तरह से। अब आपको पूछा है 9 को कैसे लिखेंगे, तो 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ये होगा 9 का सही मिलान चिन्ह जो सांख्यिकी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 है। अगला जो है वो क्या है, मासिक वेतन दे रखा 24,000, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। पाई चार्ट याद है आपको, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में क्या होता है, एक कोण होता है, इस तरह से प्रत्येक को दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा पर खर्चे को दर्शाने वाला जो कोण है, मैं एक बार अंदाजे से मान लेता हूँ ये कितना है 60 डिग्री। आपको इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आए तो हमेशा आप क्या करना, देखो ये 60 है, ठीक है, और पाई चार्ट में हमेशा केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है वो होता है 360 का। तो सबसे ऊपर आपको शिक्षा का निकालना है तो 60 डिग्री, बट्टे में कुल हमेशा कितना होता है 360, और इनटू में जितना भी आपको कुल दे रखा है वो, और कुल मासिक वेतन दे रखा है 24,000, तो यहाँ पर होगा आपका 24,000। केंद्रीय कोण हमेशा जिसका निकालना है, जैसे शिक्षा है तो उसका 60 है, बट्टे में हमेशा कुल कोण आएगा 360, और यहाँ पे आपको क्या हो गया 24,000। इसको सॉल्व कर दो, 1 0 से 1 0, 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 0, 3 से कटा, 3 दूनी 6 0, 2 दूनी 4 और 3 0 4,000, यानी आपके पास कितना आ गया 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारे ए ऑप्शन में। ठीक है, इस तरह से पाई चार्ट का भी मैंने वीडियो बना रखा है, और शायद अगर रह गया हो तो मैं आने वाली वीडियोस में बना दूंगा। तो इस तरह से अलग अलग टॉपिक के थे, तो ये कंप्लीट हुआ रीट का जो पेपर का था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मैंने जो भी समझाया आपको जरूर समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको प्रॉब्लम है, आप पहले उसका वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पहले उसका वीडियो मैं बना दूंगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर आपको पता ही है, और जो भी आपका दोस्त रिश्तेदार मित्र, कोई भाई बहन कज़न, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है उन सबको ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी मैथ्स के नॉलेज को ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।